हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनकी यूलिसिस इस वर्ल्ड फेमस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग समझेंगे। शुरुआत की लाइन में पोइट कहते हैं, इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय हिज स्टिल हार्ट अमंग दिस बैरन क्रैग्स मैच विद एन एजेड वाइफ आई मीट एंड डोल unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me। दोस्तों, ये पहले 5 लाइन्स के अंदर एक बेसिक सेटिंग, एक बेसिक माइंडसेट जो है यूलिसिस का, उसका हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। यूलिसिस एक राजा है जो ये कह रहा है कि इट लिटिल प्रॉफिट्स, इसका ये यूजलेस है, या इसका कोई फ़ायदा नहीं होता किसी आइडल किंग को। आइडल मतलब उसे कुछ काम नहीं है, ही इज़ फ्री। अब इसका एक रीज़न ये भी है कि यूलिसिस ज़िंदगी भर अलग अलग वॉर्स पे गया, उसने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा, उसने बहुत कुछ जीता, और अब जब वो बूढ़ा हो चुका है तो इस उम्र में उसे कुछ करने को काम नहीं है। तो इसलिए वो कह रहा है कि इट लिटिल प्रॉफिट, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता मुझ जैसे आइडल राजा को, कि जब वो उसके स्टिल हार्थ मतलब जो फायर प्लेस होता है, उस हार्थ के पास वो बैठा है। अभी यहाँ पे उन्होंने फायर प्लेस का नाम लेने का एक रीज़न ये हो सकता है कि जो फायर होती है उसका बेसिक जो मीनिंग होता है वो होता है एनर्जी। उसे हम सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं, एनर्जी के या ऊर्जा के। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि ये जो हार्थ है वो स्टिल हो चुका है, बुझ चुका है। तो कहने का अर्थ है कि उसके अंदर की जो ऊर्जा है या एनर्जी है वो अभी कम हो गई है। और वो कह रहा है कि अमंग दिस बैरन क्रैक्स, और ये जो बंजर ज़मीन है उस बंजर ज़मीन के बीच में मैं रहता हूँ, मैच विद एन एजेड वाइफ, और साथ ही साथ मेरे ही उम्र की, मुझको ही मैच करती हुई मेरी वाइफ एजेड है, वो भी अभी बुढ़ी हो चुकी है। वो कह रहे हैं आई मीट एंड डोल। अब यहाँ पे मीट का मतलब होता है बांटना। तो वो कह रहे हैं कि जैसे राजा होता है तो राजा का काम क्या होता है कि कहीं पे मान लो सूखा आ गया, कहीं पे अकाल पड़ गया, तो राजा उनको कपड़े बांटता है, उनको अन्न बांटता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें बांटता हूँ और डोल करता हूँ। डोल करना मतलब किसी को अधिकार देना, जैसे कि कोई अगर स्कॉलर है तो उसको कोई पदवी दे देना या किसी को बख्शिश दे देना, ये काम राजा करता है। और अनइक्वल लॉज अनटू अ सैवेज रेस, और वो कह रहे हैं कि आई मीट एंड डोल, ये जो अनइक्वल लॉज हैं वो मैं लोगों में बांटता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न वो बताते हैं, ये सैवेज रेस है। सैवेज मतलब इनके अंदर ज़्यादा सभ्यता नहीं है, ये असभ्य है, मतलब अभी भी इनके अंदर उस हद तक कल्चर समाहित नहीं हुआ है। और वो कह रहे हैं दैट होड, ये जो रेस है, जो इनकी प्रजा है, वो होड करती है, वो सामान जमा करके रखती है। जाहिर सी बात है, कोई भी कॉमन इंसान है वो क्या करता है, वो अगले 5-6 महीने के लिए जितना सामान लगता है, जितना मान लीजिए उनको अनाज लगता है, जितना एनर्जी लगता है, वो सारी चीज़ें वो घर में होड करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। वो कह रहे हैं ये जो सैवेज रेस है वो भी होड करके रखती है, सोती है, खाना खाती है, और नो नॉट मी, लेकिन मेरी जो प्रजा है वो मुझे पहचानती ही नहीं। अभी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रजा में जाते नहीं है इस वजह से, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी प्रजा को मैं असली इंसान कौन हूँ। देखिए, हम सब, हमारी 2 आइडेंटिटीज़ होती है। एक आइडेंटिटी जो हम खुद के बारे में बनाते हैं कि हम आखिर कौन है। मेरे लिए हो सकता है मैं बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूँ, ये मेरी खुद की आइडेंटिटी खुद के लिए है, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वो एक अलग पहचान हो सकती है। तो कई बार हम जैसे कहते हैं ना कि तुम मुझे नहीं पहचानते, ठीक उसी तरह यूलिसिस यहाँ पे कह रहा है कि उनकी जो प्रजा है वो उन्हें नहीं पहचानते, उनकी प्रजा को पता ही नहीं कि आखिर यूलिसिस चीज़ क्या है, यूलिसिस आखिर है कौन। उन्हें सिर्फ पता है कि ये हमारा राजा है, इसके ज़्यादा उन्हें कुछ पता नहीं है। आगे वो कह रहे हैं आई कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। अब वो कह रहे हैं कि मैं ट्रैवल से थक नहीं सकता, मैं ट्रैवल करना थाम नहीं सकता, मैं हमेशा ट्रैवल करना चाहता हूँ। और वो कह रहे आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। इसका मतलब क्या हुआ, जो लीज होता है, जो प्याला होता है, तो वो कह रहे हैं कि इस प्याले को मैं पूरी तरह से गटक लेना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी के प्याले को
पूरा बॉटम अप करके पी लेना चाहता हूँ, उसमें से कुछ भी बाकी नहीं रखना चाहता। ऑल टाइम्स आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, बोथ with those that loved me and alone on shore, and when through scudding drifts and rainy heights wakes the dim sea। अब वो कह रहे हैं कि ऑल टाइम्स, मेरी पूरी ज़िंदगी के अंदर हर समय, आई हैव एन्जॉयड, मैंने बहुत इन्जॉय किया है, मैं बहुत खुश रहा हूँ। और वो कह रहे हैं मैं ग्रेटली इन्जॉय किया है उसने ज़िंदगी को। वो कह रहे हैं साथ ही साथ आई हैव सफ़र्ड ग्रेटली, जितना उन्होंने ज़िंदगी को एंजॉय किया है, जितना उन्होंने ज़िंदगी का स्वाद लिया है, उतना उन्होंने सफ़र भी किया है, उतना ज़िंदगी से उन्होंने हानि भी खाई है। वो कह रहे हैं, और ये जो दोनों चीज़ें एन्जॉयमेंट और सफ़रिंग उन्होंने सहा है, वो बोथ विद दोस्त जो उनके ऊपर प्यार करते हैं, जो उनके स्नेही है, उनके साथ में भी उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी है। और जब वो अकेले हैं, जब वो अकेले थे, तब भी उन्होंने एन्जॉयमेंट और सफरिंग्स देखी हुई है। और वो कह रहे हैं ऑन शोर एंड व्हेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, और वो कह रहे हैं कि जब वो शोर पे थे, जब वो ज़मीन पे पहुंच चुके थे, उस वक्त भी उन्होंने सुख और दुख का अनुभव लिया है। साथ ही साथ जब वो ड्रिफ्ट्स के थ्रू, हाइट्स के थ्रू, जब वो नरक में से ड्रिफ्ट कर रहे थे, जब वो नरक में से जा रहे थे, गुज़र रहे थे, उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ कि जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दर्द सहा था। जब वो ट्रॉय से युद्ध करके वापस अपने राज्य में आ रहे थे और बीच में जब वो समुद्र में खो गए थे, तो उस फेज़ को वो हाइट्स कहना चाह रहे हैं शायद। वो कह रहे हैं कि उस फेज़ के अंदर में भी उन्होंने सुख और दुख का अनुभव किया है। और वो कह रहे हैं वेक्स द डीम सी, और उसी टाइम पे जब वो सी में से आ रहे थे, तो वो ऐसा टाइम था जब उन्होंने नरक का एहसास किया है। आई एम बिकम अ नेम, और वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक नाम बन के रह गया हूँ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हार्ट, मच हैव आई सीन एंड नोन। और अब वो कह रहे हैं कि मैं एक नाम बन चुका हूँ। किस चीज़ के लिए मैं नाम बन चुका हूँ? फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हार्ट, हमेशा हंग्री हार्ट से, हमेशा भूखे मन से, भूखे हृदय से घूमते रहने के लिए, रोमिंग करते रहने के लिए मेरा एक नाम बन चुका है, मेरी एक पहचान बन चुकी है। आई हैव सीन एंड नोन, ऐसे वो कह रहे हैं। आगे वो कहता है सिटीज़ ऑफ मेन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, माई सेल्फ नॉट लिस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। अब वो कह रहे हैं कि सिटीज़, जो उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने शहर देखे हैं, बड़े बड़े शहर उन्होंने देखे हैं, सिटीज़ ऑफ मेन देखे हैं, और मैनर्स देखे हैं, अलग अलग तरह के मैनर्स उन्होंने देखे हैं, मतलब अलग अलग तरह के रहन सहन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। क्लाइमेट्स देखे हैं, अलग अलग जगह के वातावरण उन्होंने देखे हैं। काउंसिल्स देखे हैं, गवर्नमेंट्स देखे हैं, किस तरह से सरकारें अलग अलग जगह पे चलती है, किस तरह से राज्य चलाए जाते हैं, वो भी उन्होंने देखा है। और वो कह रहे हैं माई सेल्फ नॉट लीस्ट, और उन्होंने जो ये सब कुछ देखा है, उन सब के कंपैरिजन में वो खुद को भी कम नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि माई सेल्फ नॉट लीस्ट, मैं भी कुछ छोटा नहीं हूँ उन सब में, मैं भी राज्यों की तरह, गवर्नमेंट्स की तरह, सरकारों की तरह मैं भी खुद बड़ा हूँ। और वो कह रहे हैं बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, और मुझे भी इन सब में मुझे भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ऑनर मिला है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ड्रंक डिलाइट, ड्रंक मतलब शराब पी के जिस तरह से नशा हो जाता है, ठीक उसी तरह का नशे का आस्वाद उन्होंने लिया है जब वो बैटल करने गए थे, जब वो युद्ध करने गए थे, उनके पियर्स को साथ में लेके, उनके दोस्तों को, उनके टीम को साथ में लेके, जब वो रिंगिंग प्लेन्स ऑफ ट्रॉय में, जब ट्रॉय में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब वो गए थे, तब भी उन्हें ड्रंक डिलाइट मिला था। क्योंकि कोई भी जो योद्धा होता है, उस योद्धा का सबसे बड़ा क्षण वो होता है, उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वक्त वो होता है जब वो युद्ध कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर यूलिसिस ये बताना चाह रहे हैं कि उसका जो हार्ट है वो एक योद्धा का हार्ट है, और उसे उस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी मिली अपनी ज़िंदगी में जब वो युद्ध कर रहा था ट्रॉय के अंदर। आगे वो कह रहे हैं आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेड। और अब जब वो वृद्ध हो चुका है, जब वो बूढ़ा हो चुका है, तो उसे लगता है कि
ही इज़ पार्ट, वो इन ये सारी चीज़ें जो उसने वहाँ पे आगे बताई, शहर, अलग अलग तरह की सभ्यताएं, वातावरण, सरकारें, इन सभी का वो एक हिस्सा बन चुका है। उन सारी चीज़ों को जिनको वो अपनी ज़िंदगी में कभी मिला है, उन सारी चीज़ों का वो एक हिस्सा बन चुका है। आगे वो कहता है, "Yet all experience is an arch wherethrough gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move." और वो कह रहे हैं कि येट, और फिर भी अब ये जो सारा एक्सपीरियंस है, ये जो सारा अनुभव है, वो एक आर्च वेयर थ्रू है, वो एक आर्च हुआ, इस तरह का एक दरवाजे की तरह है जो चमकता है, और वो अनट्रैवल्ड, वो चमकता है, और वो जो अनट्रैवल्ड वर्ल्ड है, उस अनट्रैवल्ड वर्ल्ड की मार्जिन वो ख़त्म कर देता है हमेशा हमेशा, जैसे ही वो मूव करता है, जब भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी यूलिसिस अपनी जगह से मूव करता है, तो वो जो आगे का जो बाउंड्री है, इस दुनिया के आगे की जो बाउंड्री हो, धीरे धीरे ये बाउंड्री मिटती जाती है और ये बाउंड्री आगे को चली जाती है। मान लीजिए आप आज को इस स्पॉट पे हो और आप आगे जाते हो, तो आपको यहाँ से हो सकता है 5 किलोमीटर दूर तक आपकी बाउंड्री लगती है। जब आप इस 5 किलोमीटर पे पहुँच जाओगे तो आपकी बाउंड्री 5 किलोमीटर और आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी बात को वो यहाँ पे कह रहे हैं कि धीरे धीरे उनकी वो जैसे जैसे मूव होते, तो ये बाउंड्रीज उनके लिए आगे आगे शिफ्ट होती जाती है, फेड होती चली जाती है। हाउ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन एंड टू रस्ट अनबर्निश नॉट टू शाइन इन यूज़। और अब वो कह रहे हैं कि ये कितना डल है, ये कितना डल है कि आप कहीं पे रुक जाओ। अब वो कहना चाह रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, बहुत हर जगह वो गया है, उसने बहुत दुनिया देखी है, और अब उसे लगता है कि ये बहुत ही डल है, ये बहुत ही बोरिंग है कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में रुक जाता है। और वो कह रहा है कि उस चीज़ को थमा देना, उसका एंड कर देना, और ऐसे कह देना कि हाँ बस अभी मैं सब कुछ घूम चुका हूँ, अब बस हो गया, अभी मुझे कहीं नहीं जाना। तो ये जो चीज़ है, उस चीज़ को वो कह रहे हैं ये बहुत ही डल है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि टू अनबर्निश्ड, और आपका कोई उपयोग ही ना होना, ये चीज़ भी कितनी ज़्यादा बोरिंग है। और वो कह रहे हैं कि आपका कोई उपयोग ना होना, और टू नो शाइन इन यूज़, और आप शाइन ना करो आपकी ज़िंदगी में, आप कुछ कर्तव्य ना करो, ये भी तो कितना बोर है। तो यहाँ पे वो अपने बुढ़ापे के दुख को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जब उनकी उम्र हो चुकी है, तो उनकी ज़िंदगी थम सी गई है, और इस थम सी गई ज़िंदगी में उन्हें ऐसे लगने लगा कि ये शायद ज़िंदगी का एंड है। और जब ऐसे उन्हें लगता है, तो इस उम्र में, जैसे उन्होंने पोएम की शुरुआत में कहा है, उनका कुछ यूज़ नहीं है। एक राजा होता है, उसको कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, तो वो कह रहे उनका कुछ यूज़ नहीं है। और वो अब जैसे पहले उनकी जवानी में जैसे वो युद्ध करते थे, वॉर करते थे, और जब उनकी ख्याति होती थी, जब उनका नाम होता था, ठीक उस तरह का भी उन्हें नाम या पहचान नहीं मिलती है। एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ। और वो कह रहे हैं कि ठीक ऐसे लगता है उन्हें इस उम्र में कि जैसे सिर्फ सांस लेना ही ज़िंदगी है। तो यहाँ पे उपहासात्मक मोड में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ सांस लेना ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ ज़िंदा रहना ही ज़िंदगी नहीं है। उनके हिसाब से, यूलिसिस के हिसाब से, ज़िंदा रहने के कई सारे अलग अलग पैमाने हैं। तो उसके पैमाने ये है कि आप युद्ध करो, आप ज़िंदगी में स्ट्रगल करो, आप सुख और दुख, इन सारी चीज़ों का अनुभव लो, आप दुनिया घूमो, ये सारी चीज़ें मिला के उसे लगता है कि ज़िंदगी बनती है, ना कि सिर्फ ब्रीदिंग करना या सिर्फ सांस लेना ज़िंदगी है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ were all too little and of one to me little remains। और वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी जो पाइल ऑन लाइफ, मतलब एक के ऊपर एक दिन ऐसे बीतता चला जाता है, आज का दिन, कल का दिन, और वो एक पाइल बन जाता है, एक के ऊपर रखा हुआ सिरहाना ऐसे बनता चला जाता है। और वो कह रहे हैं कि ये जो है, ये बहुत ही उनके लिए ये बहुत कम है। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेंस, और उन्हें लगता है कि ये जो है ये सिर्फ रिमेंस है। अब जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कर लिया, उनके जवानी से लेके बुढ़ापे तक उन्होंने जो कुछ किया, वो बहुत एक्टिव ज़िंदगी थी, उसमें उन्होंने बहुत कुछ किया है।
और अब जब वो ज़िंदगी में बुढ़ापे में आ चुके हैं तो उन्हें लगता है ये जो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक एक दिन जो गुजर रहा है ये बस एक के ऊपर एक दिन ऐसे पाइल होता जा रहा है और ये बस रिमेन्स है, ये कुछ मज़ा नहीं लगता उन्हें। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, समथिंग मोर इज ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। और अब वो कह रहे हैं कि लेकिन जो हर एक घंटा जो सेव हो जाता है उस इटर्नल साइलेंस में से, वो समथिंग मोर है। उस हर एक घंटे में कुछ नई चीज़ें उनके पास आती है। अब उन्हें ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो लिखा है तो इसका मतलब है कि कुछ एक ऐसे क्षण आते हैं उनके ज़िंदगी में, एक आध घंटा ऐसा भी आ जाता है कि जो उन्हें इस इंटरनल साइलेंस से बचाता है। इंटरनल साइलेंस वो एक ऐसी स्थिति है जब उन्हें करने को कुछ नहीं है, जब वो आइडल बैठे हैं, तो इसमें से ऐसे कुछ एक आध घंटा आ जाता है जब उन्हें करने को कुछ और समथिंग मोर करने को उन्हें मिल जाता है और वो उनके पास नई चीज़ें ले आती है। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ and this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। और वो कह रहे हैं कि अब कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं और इट वर फॉर सम 3 sons, और उन्हें लगता है कि अगर 3 सन्स के लिए भी 3 सूरज उगते हैं उतने 3 दिनों के लिए भी अगर वो खुद को स्टोर करके रख देते हैं, होल्ड करके रख देते हैं, मतलब एक ही जगह पे बैठे रहते उनका कुछ यूज़ नहीं होता है, तो उन्हें वो कह रहे हैं कि होल्ड करना। तो आप होल्ड क्यों नहीं करते हो, आप चीज़ों को होल्ड करते हो, आप व्यक्तियों को होल्ड नहीं करते हो, आप व्यक्तियों को जमा करके नहीं रखते हो। तो वो खुद को एक्सप्लेन करते हो तो होल्ड इस चीज़ का यहाँ पे होल्ड इस वर्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि अगर उनका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, अगर वो कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहे, कुछ सहभाग नहीं दे रहे, तो वो मृत के समान है, उनकी ज़िंदगी का कोई यूज़ नहीं, ऐसे उन्हें लगता है। इसलिए वो होल्ड ऐसे कहते हैं खुद को, अगर वो 3 दिनों तक कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उनका जो ग्रे स्पिरिट है, ग्रे स्पिरिट मतलब जब उनके बाल अभी ग्रे होने लगे हैं, जब उम्र के साथ उनके बाल ग्रे होने लगे हैं, तो इस उम्र में उनका जो स्पिरिट है वो यर्निंग इन डिज़ायर है, वो कुछ नया करने के लिए आतुर है और नॉलेज को फॉलो करने के लिए आतुर है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोई सिंकिंग स्टार होता है और वो चाहता है, उनका जो स्पिरिट है, उनका जो मन है, वो चाहता है कि वो नॉलेज इस हद तक ले बियॉन्ड अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, उस हद तक नॉलेज दे कि जिस हद तक मानवीय विचार अब तक पहुँचे ही नहीं है। तो दोस्तों ये अब तक मैंने फर्स्ट पार्ट इस पोएम का कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट के अंदर मैं रिमेनिंग पोएम कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।